तो बायो भी बाहर से आती थी। ऑफ कोर्स वो पढ़ाते थे बाहर से, तो बाहर से देते आउट ऑफ एनसीईआरटी आती थी और कुछ क्वेश्चन टफ बनाते थे, जो नहीं होते थे, तो कम नंबर आते थे। लेकिन मैं हमेशा उनको ये कहता था कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि मेरे यहाँ कम आ रहे हैं, लेकिन जब नीट का पेपर मैं दूँगा तब अच्छे नंबर लाऊँगा। तो बस आपके पेरेंट्स आपको हैंडल करना आता है, आप आराम से कीजिए। बाकी कोई तीसरा पर्सन क्या कहता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि भई क्या कैसे कर लेगा? मुझे भी कहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं उनको पलट कर बोल सकता हूँ कि देखिए, मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत रंग लाई। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि टेस्ट सीरीज़। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टेस्ट सीरीज़ क्या है? टेस्ट सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है। देखिए, जब आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो टॉपिक्स कम होते हैं। ऑफ कोर्स नंबर ठीक आते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कई बार नंबर गिरने लग जाता है। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बच्चा डाउन भी जा सकता है और अप भी जा सकता है। डाउन कैसे? वो ये सोच के डाउन भी जा सकता है कि यार, अब मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे, क्या होगा? क्या ऐसे ही नंबर चलते रहे तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं होगा यार, छोड़ते हैं यार, ऐसे नहीं होगा। या फिर वो बच्चा ये सोच सकता है, यार मेरे नंबर क्यों नहीं हुए? मैं ऐसी क्या चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मेरे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं हुए? आप जाइए, जो आप टेस्ट देते हैं उनको रिवाइज़ कीजिए कि आपकी गलती क्या हुई है। आप एक पेज बनाइए अलग से, आपकी सिली मिस्टेक उस पे लिखिए कि मैंने क्या सिली मिस्टेक की? क्या मैंने इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में गलती की? क्या मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो गलती की? क्या जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था तो मैंने कैलकुलेशन में गलती की? क्या मैं जब सब कुछ कर चुका था, जब आंसर को टिक करने की बारी आई थी, क्या मैंने तब गलती की? या मैंने क्वेश्चन को आधा ही सॉल्व किया था और मेरा आंसर मैच कर गया था ऑप्शन के साथ, तो मैंने तभी टिक कर दिया। ये सब आप एक पेज पे लिखिए। हर टेस्ट से पहले वो पेज पढ़ के चलना। जब आप जाएँगे तो आपके खुद के मन में ऐसे सॉल्यूशन आएँगे, यार मैं ये नहीं पढ़ता हूँ तो अंडरलाइन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो मैं एक बार पीछे एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, अच्छे बड़े पेज में, साफ पेज में सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब आप ऐसे पढ़ के जाएँगे, अपनी गलतियों को बार-बार देखेंगे, तो आपका मन खुद ही, आपका दिमाग खुद ही उनके सॉल्यूशन ढूँढ लेगा। तो जब आप उनके सॉल्यूशन ढूँढ कर फिर दोबारा एग्ज़ाम देने जाएँगे अगला, वो सब देख कर कि हाँ भाई, ये करता हूँ मैं गलती, इसका सॉल्यूशन ये है, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। जब आप अगली बार पेपर देंगे, मैं कह रहा हूँ आप 100% वो सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। बाकी जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वो आप नोट कीजिए, समझिए, अपने दोस्त से समझिए, आपके टीचर से समझिए। आपके पास देखिए फ़ोन है, फ़ोन एक वही बात है कि वो अच्छे वे में भी यूज़ किया जा सकता है और बुरे वे में भी। अच्छे वे में क्या कि आप उसपे बड़े-बड़े टेस्ट सीरीज़ निकाल सकते हैं, पीवाईक्यूज़ निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन्स के जो आंसर्स हैं, आजकल एआई है, आप उससे एक फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन भी माँग सकते हैं क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसपे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं किसी टीचर के। वहीं दूसरी तरफ आप उसपे गेम्स खेलकर, वीडियोज़ देखकर, चैटिंग कर मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं, नहीं, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देखिए, एक इंसान 24 घंटे में से अगर आप 7 घंटे सो भी रहे हैं, तो उसके बाद भी आपके पास 17 घंटे बच जाता है। मैं नहीं कह रहा 17 घंटे कोई पढ़ सकता है। मैं खुद 12-13 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था। 12 आवर्स भी मेरे कोचिंग के टाइम को मिलाने के बाद बनते थे 12-13 घंटे। हाँ, इतना नहीं, मैं मेरे हिसाब से मेरी कैपेसिटी इतनी थी कि मैं 12-13 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। उससे ज़्यादा पढ़ूँगा तो सिर्फ़ एक ही बात होती थी, मैंने जब भी कोशिश की, जो भी मैं उस एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ता था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं रहता था। रिज़ल्ट क्या होता था, मुझे अगले दिन फिर से वही पढ़ना पड़ता था, जो मैंने पिछले दिन भी उसके पीछे जो टाइम लगाया था, मुझे वापस उतना ही टाइम लगता था। तो मेन बात ये है, आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए। देखिए, टाइम टेबल बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप बना लेते हैं। आपके कोचिंग आवर्स और स्लीपिंग आवर्स के अलावा जो भी आपके पास टाइम होता है, ना तो आपको कोचिंग आवर्स में कोई भी छेड़खानी करता क्योंकि कोचिंग आवर्स मतलब वो क्लास लेनी ही है, आपको क्लासेस नहीं छोड़नी है। बहुत ही मजबूरी में भी क्लासेस मत छोड़िए। मतलब हाँ, देखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, उसमें आपकी गलती नहीं, उसमें आप कोई भी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर क्लासेस छूटती हैं। हाँ, कभी-कभार इंसान बीमार हो सकता है, लेकिन अपने जानबूझकर आप अपने से क्लास छोड़ दें, वो अच्छी बात नहीं है। टेस्ट मत छोड़िए और स्लीपिंग आवर्स लो। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि कोई नहीं, अब हम कम सो नहीं भई, जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप बॉडी को अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं, उतना ही उस बॉडी को आराम करने की भी ज़रूरत है। आपका माइंड फ्रेश तभी रहेगा तब उसको आप प्रॉपर रेस्ट देंगे। तो एक प्रॉपर मैं कहूँगा 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत टाइम होता है आपको पढ़ने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 घंटे ही सोना है, 6 घंटे ही सोना नहीं, 7 घंटे की आराम से नींद लीजिए। जब आपके सिलेबस पूरा हो जाए, जब आप पेपर करने लगे, उस टाइम पे मैं कहूँगा साढ़े 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए आराम से। हर पेपर से पहले अच्छी नींद लेके जाइए। कोई आपको ऑल नाइटर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रात आप पढ़े, बिल्कुल सोए नहीं और फिर अगले दिन एग्ज़ाम में जाके वो स्ट्रेसफुल कंडीशन क्योंकि जब तक आप सोएँगे नहीं, तो दिमाग फ्रेश कैसे रहेगा? तो आप बढ़िया से सोइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया 2025 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 508 मार्क्स आए थे और कट ऑफ उस साल 530 थी। तो मैं सिर्फ 22-23 नंबर से रह गया था और मुझे लगता है वो 22-23 नंबर क्यों कम हुए? 2 चीज़ों की वजह से। पहला, एक तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि हार्ड पेपर कैसे देते हैं। जब मेरे सामने हार्ड पेपर आया, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, मुझे नहीं पता था मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने हैं। मैंने अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन करने की कोशिश की, जबकि मुझे नहीं आते थे वो भी मैंने सोचा क्यों ना कुछ तो कुछ करूँ। जबकि अगर मैं उनको छोड़ देता, तो मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। अराउंड 35 मार्क्स मेरे नेगेटिव गए थे। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं इतने इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत कर गया, उनमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ देता, तो 1-2 मेरे सही हो जाते। हो सकता है मेरा उस साल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन लाइफ ने मुझे सिखाया कि नहीं, जब तक आप प्रॉपर्ली आप अपने मेडिकल कॉलेज के लिए रेडी नहीं, इतने आप पास नहीं हो सकते। इसलिए मैंने 1 साल और लिया। इस साल मुझे पता था जब मैंने पेपर देखा कि ये पेपर हार्ड है और इस पेपर को मुझे अपने हिसाब से अप्रोच करना है कि जो सेक्शन मुझे ईज़ी लग रहा है, उसमें मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स करने हैं और करेक्ट करने हैं। जो सेक्शन मुझे हार्ड लग रहा है, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग दोनों ही टफ़र साइड पे थे।
तो मुझे उस टाइम लग गया था कि इसमें अगर मैं क्वेश्चन छोड़ूँगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने 7 क्वेश्चन छोड़े भी थे, 4 फिज़िक्स में, 3 केमिस्ट्री में, जिनको मैंने वापस देखा भी नहीं एक बार भी, क्योंकि मुझे पता था ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ने के लिए। हाँ, बाकी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसके लिए टाइम नहीं है, तो आप बाकी क्वेश्चनों में टाइम निकालिए। ये सब टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट दे चुके होते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आसान पेपर को कैसे अप्रोच करना है और हार्ड पेपर को कैसे अप्रोच करना है। जब आप एक हार्ड पेपर देखते हैं, तभी आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये एक लेंथी पेपर है, हार्ड पेपर है, इसमें मुझे टाइम की कमी पड़ेगी, तो मैं जो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, उसको उतनी जल्दी और एक्यूरेटली करने की कोशिश करूँ, और जो हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको मैं एंड के लिए छोड़ दूँ, ताकि जो मेरे आसान क्वेश्चन है, जिनको मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस हार्ड क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, तो वो छूट जाएँगे। उनको छोड़कर आप पहले ईज़ी क्वेश्चन या फिर जो कर सकते हैं, जो कम टाइम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट होती है, आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़े टेस्ट सीरीज़ हो तो अच्छी बात है, वरना आप बाहर से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएँ? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं। जब मैं दिल्ली था, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे। जब मैं सीकर आया, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम थे, क्योंकि क्या है, दिल्ली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ-साथ वहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मॉल्स, जैसे स्ट्रीट्स, बाहर बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जगह हो। लेकिन वहीं सीकर में एक ही चीज़, बस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जिधर भी देखोगे आपको क्या दिखेंगे, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे कोचिंग से निकलते हुए, बच्चे कोचिंग में जाते हुए, बच्चे लाइब्रेरी में जाते हुए, बच्चे लाइब्रेरी से निकलते हुए। जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन वैसे ही कम हो जाता है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है। और फ़ोन को एक डिस्ट्रैक्शन के अलावा भी आप बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो वो फ़ोन एज़ अ डिस्ट्रैक्शन ना यूज़ करके आप एज़ अ हेल्दी वे में कैसे यूज़ करें, उसका तो एक ही इलाज है, आप खुद। क्योंकि जब तक आपके अंदर, आपके मन के अंदर ये नहीं होगा कि नहीं भाई, मुझे इसको एक हेल्दी वे में यूज़ करना है, एक अच्छे वे में यूज़ करना है, मुझे इससे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तभी आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं यार, फ़ोन में कितना भी कोशिश करूँ मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो उसका एक इलाज है, जैसे मेरे दोस्तों ने किया था, अपना फ़ोन अपने घरवालों को दे दीजिए, एक कीपैड फ़ोन ले आइए और उस कीपैड फ़ोन के साथ ही अपनी कोचिंग कीजिए। हाँ, उस टाइम पे बच्चे ये भी कहते हैं कि दोस्त बन जाते हैं, देखिए कइयों की महिला मित्र बन जाती हैं, वो भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं देखिए। मैंने देखा है, मेरे साथ वाले बच्चों को भी देखा है। इस साल ही मेरा एक दोस्त है, उसका भी थोड़ा-सा सिलेक्शन रह गया है, क्योंकि उसके लिए फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन बन गया था, लेकिन कहने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद उसने नहीं किया, तो अब कुछ नंबरों से ही रह गया है और ये गिल्ट उसे हमेशा रहेगा। तो मैं कहूँगा, ये आप दूसरों से भी सीख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कोई और दूर नहीं करेगा, हमें खुद ही दूर करने हैं। क्या तो हम आसानी से भी कर सकते हैं या हार्श वे में भी कर सकते हैं। या तो आप खुद से उस फ़ोन को चलाना कम कर दीजिए, या उस फ़ोन को ही आप अपनी लाइफ़ से दूर कर दीजिए 1 साल के लिए, ताकि आप अपनी कोचिंग पे अच्छे से ध्यान दे सकें, आपकी तैयारी पे अच्छे से ध्यान दे सकें। उसके बाद उसके बाद मेरे पास एक बढ़िया सवाल आया है कि आप नंबर कम आते हैं, तो हम क्या करें? देखिए, नंबर कम आते हैं, मेरे भी आते हैं, दुःख होता है। जब मेरे नंबर कम आते थे, मैं लगभग डेढ़ 2 घंटे पढ़ ही नहीं पाता था, टेस्ट देके आने के बाद, जो मुझे लगता था कि मैंने टेस्ट करा। बिल्कुल, आप कोई भी टेस्ट देके आते, आप टेस्ट के बाद बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग इतना वर्क कर चुका होता है कि अब उसको मन नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा बाहर घूम के आइए, किसी दोस्त से बात कीजिए, जब आपके कम नंबर आते हैं। अब आप अपने ही साथ अकेले बैठकर जब इस नंबर के बारे में सोचते रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा टेंशन होती है आपको। जब आप किसी से शेयर करते हैं, आपके टीचर से, आपके दोस्त से शेयर करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, यार इस वजह से मेरे नंबर कम आए, या सिर्फ़ मेरे ही नंबर कम नहीं आए, पेपर ही हार्ड था, सबके नंबर कम हुए। या फिर एक और चीज़ होती है कि पेपर तो आसान था, नंबर मेरे ही कम आए और मैंने मिस्टेक सिली नहीं करी। तो उस टाइम पे एक ही चीज़ होती है कि आपका पेपर देते वक़्त ध्यान ही नहीं था। आपको पता ही नहीं था कि पेपर में पूछा क्या है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड था डिस्ट्रैक्टेड। किस लिए? किस लिए? जो आपको पता ही है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मैंने अभी बताए, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन को जब आप छोड़ देंगे,